हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विनिंग स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विक्रम कुमार। और आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है आपका स्टाफिंग नियुक्तिकरण। इससे पहले भी हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उनकी वीडियोस में वन बाय वन लेता हुआ आऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती है वो इसी चैप्टर में आती है जो कि आपका स्टाफिंग है। तो आई होप आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ स्टाफिंग का पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से वो आपको समझ में आएगा। स्टाफिंग के एक नहीं कुछ और पार्ट्स लेके आऊंगा तो उन सारे पार्ट्स में स्टाफिंग का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, स्टाफिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग कहते किसे हैं। देखो, ये जो वर्ड है आपका स्टाफिंग नियुक्तिकरण जो कि आपके बुक का 6th चैप्टर है स्टाफिंग नियुक्तिकरण। इसका मतलब होता क्या है? देखो, इसका मतलब सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, काफी इजी है आपके समझने के लिए। स्टाफिंग का मतलब होता क्या है? स्टाफिंग का मतलब ये है कि किसी बिजनेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कुछ हमें एम्प्लॉय जरूरत होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी बिजनेस में किसी एम्प्लॉय में ना बहुत सारे पोस्टेज होते हैं जो कि कभी खाली होते हैं कभी फिल होते हैं। ठीक है, तो उन पोस्टेज में काम करने के लिए हमें किसी पर्सन या किसी एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खाली पोस्ट होते हैं उन खाली पोस्टों को जब भरा जाता है, उन खाली पोस्टों को जब रिलेवेंट एम्प्लॉय के थ्रू जो एम्प्लॉय उसको काम उस काम को ढंग से करेगा उस एम्प्लॉय के थ्रू जब उस पोस्ट को फिल किया जाता है और इन फ्यूचर उसे फिल रखना ही आपका क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है, नियुक्तिकरण कहता है। इसे ऐसे समझो, जब एक कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर करती है, जब एक कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर करती है, उस हायर करने के पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टाफिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि स्टाफिंग के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, देखो, तो पहला फीचर जो आपका स्टाफिंग का है वो है मनुष्य से संबंध, यानी रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब क्या है? जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है ना, सॉरी, जो आपका स्टाफिंग है, जो आपका नियुक्तिकरण है, वो मैनेजमेंट का ही क्या एक फंक्शन है। अगर मैं मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करूं तो टोटल उसके 5 फंक्शन है। पहला आपका प्लानिंग है यानी कि नियोजन, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग है यानी कि संगठन, तीसरा आपका स्टाफिंग है यानी कि नियुक्तिकरण जो हम कर रहे हैं, और बाकी के 2 और। तो कहने का मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट के जितने भी आपके 5 फंक्शन है, 5 में से एक ये फंक्शन, स्टाफिंग को छोड़ के, नियुक्तिकरण को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन ना पेपर वर्क है। कोई पेपर वाला है कोई बिना पेपर वाला है, मतलब सारे फंक्शन क्या आपके पेपर से रिलेटेड है। लेकिन एक ऐसा फंक्शन स्टाफिंग है जो आपका पेपर से रिलेटेड ना होके किससे रिलेटेड है? एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, यानी कि एक मनुष्य से रिलेटेड है, किसी मानव से रिलेटेड है। कैसे? देखो, सिंपल है। स्टाफिंग हम क्या करते हैं? कोई कागजी कार्रवाई नहीं करते, मतलब होता तो है कागजी कार्रवाई, लेकिन उसमें ज्यादा जरूरी ये होता है कि स्टाफिंग के थ्रू हम किसी पर्सन को, किसी जीवित प्राणी को अपने काम में रख रहे हैं। तो जब हम किसी प्राणी को काम पे रख रहे हैं तो मतलब स्टाफिंग किससे रिलेटेड हो गया? स्टाफिंग आपका रिलेटेड हो गया ह्यूमन बींग से, क्योंकि इसके अंदर हम किसी ह्यूमन बींग के बारे में सोचते हैं कि उसे काम पे रखना है, काम पे लगाना है, फिर उसको काम समझाना है। तो जो स्टाफिंग का प्रोसेस है किससे रिलेटेड है? पूरा ह्यूमन बींग से रिलेटेड है ना। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कि रिलेटेड टू ह्यूमन बींग। जो आपका स्टाफिंग है वो मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या था? एक पृथक प्रबंधकीय कार्य यानी कि सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, देखो, स्टाफिंग का जो आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, हिंदी में आपका एक पृथक प्रबंधकीय कार्य। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम करने के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट अपॉइंट हुए होते हैं। जैसे अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ये मान लो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी, ये कंपनी क्या करती है? मान लो ये कंपनी आपका कुछ कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कंपनी आपके मार्कर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? मार्कर्स। जो मार्कर्स हम यूज करते हैं वो कंपनी मार्कर बनाती है। अब मार्कर बनाने के लिए क्या है? ये रॉ मटेरियल परचेज करती होगी, कच्चे पदार्थ परचेज करती होगी। तो परचेज करने के लिए इसने एक अलग डिपार्टमेंट रख लिया, उसका नाम इसने दे दिया परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लो अब इसे परचेज करने का काम तो सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट का है, लेकिन परचेज करने का इसे बनाना भी तो होगा, मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो उसके लिए इसने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उसका नाम इसने क्या रखा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसे सेल्स भी करना है, कंपनी में रख के सेल तो होगा नहीं, इसे सेल्स भी करना पड़ेगा। तो सेलिंग के काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नाम रखा सेल्स डिपार्टमेंट। और लास्ट मान लो एक और डिपार्टमेंट आपका बना दिया एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम नहीं होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारे काम हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं और उनको हम क्या नाम दे देते हैं? डिपार्टमेंट। कि भाई सामान परचेज करने का काम परचेज डिपार्टमेंट का, सामान को सोल्ड करने का काम सेल्स डिपार्टमेंट का, सामान को बनाने का काम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, उसका एडवर्टीजमेंट करने का काम एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का। मतलब
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे होते हैं, सेम एज इट इज इसी तरह से स्टाफिंग का काम जो होता है एक आपके अलग डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जिसे हम HRM डिपार्टमेंट कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, या फिर कई बार हम इसे पर्सनल डिपार्टमेंट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल डिपार्टमेंट। इसे आप चाहे HRM डिपार्टमेंट बोल लो या पर्सनल डिपार्टमेंट बोल लो, कहने का मतलब क्या है, इनका जो काम होता है ना, उनका काम इन सभी कामों की तरह इसका काम भी एक सेपरेट काम होता है। किसका? स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि भाई कोई पोस्ट खाली है तो उस पोस्ट को फिल करने का काम क्या होता है? आपका स्टाफिंग। और ये स्टाफिंग एक सेपरेट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, जिस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? HRM डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट। तो सेकंड आपका कहता है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, यानी कि सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। मतलब स्टाफिंग को करने के लिए एक हम अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं और उस डिपार्टमेंट के लिए हम एक अलग से मैनेजर रखते हैं जो उस पूरे काम को क्या करता है? देखता है। तो एक अलग मैनेजर का काम हो गया, तो दैट इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन यानी कि एक पृथक प्रबंधकीय कार्य जो सिर्फ स्टाफिंग करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, यह आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है? सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक, मींस एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। क्या आता है? सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। देखो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपने बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओ, इस बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओ, तो उसके अंदर आपने मैनेजमेंट के कुछ लेवल पढ़े होंगे। उसके अंदर 3 लेवल है, पहला, दूसरा और तीसरा लेवल। ठीक है, पहले लेवल का नाम क्या है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड का आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये है आपका लो लेवल मैनेजमेंट, यानी कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। ठीक है, अब क्या कहता है? आपका कहता है जो आपका स्टाफिंग होता है, नियुक्तिकरण होता है ना, वो एक नहीं बल्कि एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। मतलब जो आपका नियुक्तिकरण है वो सभी प्रबंधकीय स्तरों पर क्या होता है? आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है कि भले ही हमने एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया हो स्टाफिंग का, लेकिन स्टाफिंग का मेन काम पता है किसका होता है? स्टाफिंग का मेन काम इन 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। स्टाफिंग का मेन काम इन 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। बस ये जो हमने डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा खोला है, ये इन डिपार्टमेंट का काम बस ये होता है कि इनके लिए ना वो क्या करें? स्टाफिंग में हेल्प करें। क्या करें? स्टाफिंग में हेल्प करें। तो इसलिए कहा गया है कि क्या कि एसेंशियल एट ऑल मैनेजर लेवल, मतलब जो स्टाफिंग है वो एक नहीं बल्कि तीनों लेवल के मैनेजमेंट के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ओपन होता है, बस ये डिपार्टमेंट इनके लिए हेल्प करता है कि वो स्टाफिंग का काम आसानी से कर सके। अब बात करते हैं कि तीनों लेवल पे क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर इस पोस्ट पे कोई भी पर्सन नहीं है तो स्टाफिंग ये करेगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर मान लो इस पोस्ट पे कोई फंक्शन नहीं है तो स्टाफिंग फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, मतलब कई बार क्या है, कहने का मतलब ये है कि कई बार ये भी होता है कि हमारे से नीचे वाले लेवल पे जो मैनेजर है उसकी पोस्ट भी खाली होती है, तो उसके पोस्ट को भी फिल करने के लिए जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो क्या करता है? उसके लिए स्टाफिंग करता है। तो दैट्स वाई आपका एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल, यानी कि सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। ठीक है, देखो अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो स्टाफिंग में क्या करते हैं? स्टाफिंग में हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को या फिर यूं कह लो किसी भी अनएम्प्लॉयड को, किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को हम एम्प्लॉयड करते हैं। मतलब किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को, मतलब किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को हम रोजगार देना है। अब जब आप बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार दे रहे हो तो उसके लिए आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो? आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। स्टाफिंग के थ्रू किसी अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड बना के उस बेरोजगार को काम देके आप उसे रोजगार बना रहे हो। मतलब आप अपने कंट्री के इंडियन इकोनॉमिक में भी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो और साथ ही साथ उस पर्सन की भी आप हेल्प कर रहे हो, उसे काम पे रख के उसे बेरोजगार से रोजगार बना रहे हो, खाने के लिए कमाने के लिए पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आपका, तो एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसलिए कहा गया आपका स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आपका स्टाफिंग होता है वो सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या होता है? संबंधित होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या है? ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका कहता है कि जो स्टाफिंग है वो आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का क्या होता है? प्रभाव होता है। मतलब स्टाफिंग के ऊपर ना, कहने का मतलब क्या है? स्टाफिंग के ऊपर कभी कभार आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ना इफेक्ट पड़ जाता है। कैसे? 2 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लो
कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन पहले से काम कर रहा है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन पहले से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब जब वो काम कर रहा है, मान लो उसे उस जगह काम करने की सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए, लेकिन उस वही सेम काम अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके करता है तो उसे सैलरी मिलती है 20,000 रुपए। मेरी बात को समझो, मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है 15,000 रुपए सैलरी में, लेकिन उसे पता चला कि भाई किसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर वो काम करे वही काम, सेम काम, तो उसे 20,000 मिलेगा। तो वो क्या करेगा, इस लालच में कि उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे तो पिछले ऑर्गेनाइजेशन से काम छोड़ देगा और नए ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। अब इससे क्या है, इससे तो एक पॉजिटिव थिंग है किसके लिए, जो पर्सन जॉब छोड़ के गया है, लेकिन वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो नुकसान है, उस ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि उसका एक एम्प्लॉय चला गया। तो उसके लिए क्या है, एक इफेक्ट है। अब इफेक्ट कैसे पड़ा, किसी बाहर के पर्सन से पड़ा है फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पड़ा, नहीं, किसी बाहर के पर्सन से पड़ा। बाहर के पर्सन से कैसे, कि भाई ये जो 20,000 रुपए दे रही है ये कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दे दी है और ये कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दे रही थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 20,000 देने की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया, लॉस हो गया। दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्टाफिंग के ऊपर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ गया। वहीं अगर मैं इंटरनल इफेक्ट की बात करूं, देखो इंटरनल इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपकी स्टाफिंग के ऊपर, आपके स्टाफ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, लेकिन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की वजह से हो रहा हो। आपके किसी स्टाफ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, लेकिन वो इफेक्ट जो पड़ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के किसी एक्टिविटी की वजह से पड़ रहा है, वो होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, वो मान लो पिछले 15 साल से काम कर रहा है और उसके साथ के जितने भी पर्सन थे उन सबका प्रमोशन हो गया। मान लो 15 साल से एक पर्सन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसके साथ के जितने भी पर्सन थे, उसके फ्रेंड्स वगैरह उसी कंपनी में, उन सबका प्रमोशन हो गया, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हुआ। अब कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हुआ। अब उसका प्रमोशन ना होने की वजह से उसने जॉब को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है बाहर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एक पॉलिसी की वजह से स्टाफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। दैट इज आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ काम करते हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट हो चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो, अगर वो इफेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर की वजह से पड़ रहा है तो वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। अगर वो इफेक्ट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के किसी रीजन से पड़ रहा है तो वो क्या होता है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑफ स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण की 5 विशेषता आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि जो आपका नियुक्ति करना उसके क्या महत्व होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है आपका योग्य कर्मचारियों के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि योग्य कर्मचारी के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक। देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि आपको आपके काम के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए आप वो एम्प्लॉय को चूज कर रहे हो, तो उन एम्प्लॉय को चूज करने के लिए आपको काफी लंबे प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेंथी प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आप क्या ढूंढ रहे हो, एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो। दैट इज आपका हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एन एम्प्लॉय, यानी कि योग्य कर्मचारी के खोजने में सहायक। और दूसरा क्या कहता है, प्राप्त करने में सहायक, यानी कि ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। देखो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने में सहायक, खोजने एवं योग्य कर्मचारी के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक। देखो कॉम्पिटेंट योग्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कॉम्पिटेंट योग्य का मतलब ये होता है कि भाई जिस काम के लिए मैं एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ वो काम, वो एम्प्लॉय उसी काम के काबिल होना चाहिए। मान लो मैं जो एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ, जो जिस काम के लिए मैं एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ वो काम वही पर्सन कर सकता है जो 12th पास हो, लेकिन मान लो मेरे पास कोई 10th पास वाला पर्सन आता है तो क्या वो उस काम के लिए योग्य है, नहीं है। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो स्टाफिंग है आपका, दैट इज हेल्पफुल स्टाफिंग इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि जो आपका नियुक्ति करने वो योग्य कर्मचारी को खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक होता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका उच्च निष्पादन में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। देखो बेटर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने स्टाफिंग करने के लिए, स्टाफिंग के थ्रू अगर हम एक
कॉम्पिटेंट पर्सन अपने काम के लिए रखना है तो ऑब्वियस सी बात है वो काम हमें अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से करके देगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा वो उसका जो निष्पादन होगा, निष्पादन मतलब काम को कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कार्य करेगा, तो वही आपका उच्च निष्पादन में सहायक, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। और जो हम पर्सनल ढूंढ रहे हैं वो अपने परफॉर्मेंस से बेटर क्यों होगा, क्योंकि वो स्टाफिंग के थ्रू लाया जा रहा है और स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद ही हम किसी एक पर्सन को अपने काम के लिए चुनते हैं, ठीक है। देखो फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका, थर्ड पॉइंट कहता है आपका उपक्रम के नियंत्रण, नियंत्रण दीर्घ आयु में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये बिजनेस ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे, वो बिजनेस चलना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस चलेगा कैसे, मतलब वो बिजनेस आपका सर्वाइवल कैसे करेगा, वो बिजनेस आपका दीर्घ आयु तक कैसे चलेगा, वो चलेगा एम्प्लॉयर की वजह से, ठीक है। और अगर लंबे समय तक चलेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉय, एक बिजनेस के अंदर सर्वाइवल और उसका ग्रोथ, ठीक है, मतलब एक बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और विकास होगा, लेकिन वो जब ही होगा जब हमारे पास एम्प्लॉय सही होंगे, और एम्प्लॉय सही कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग से आएंगे, नियुक्तिकरण से आएंगे। अगर नियुक्तिकरण हमने नहीं किया तो स्टाफ खराब, अगर हमारे पास पर्सनल खराब, तो मतलब हमारा बिजनेस का ना तो सर्वाइवल होगा ना ग्रोथ होगा, तो इसके अंदर ये है। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका कहता है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। देखो अनुकूलतम उपयोग यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो चीज है ना आप उसका ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से यूज कर रहे हो, आपके पास जो भी चीज है उसका आप ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से यूज कर रहे हो, उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि अनुकूलतम उपयोग। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मार्कर परचेस करके लेके गया मार्केट से, अब ये मार्कर तो मैं परचेस करके लेके आ गया लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रहा, तो मतलब कभी कभार करता हूँ, कभी कभार नहीं करता, तो मतलब ढंग से यूज में इसका नहीं कर रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं अपने इस मार्कर का ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अनुकूलतम उपयोग नहीं करा। सेम एज इज है कि अगर स्टाफिंग के थ्रू एक स्टाफिंग के अंदर जो एक बहुत लंबा प्रोसेस आता है, उस लंबे प्रोसेस को करने के बाद जो मैं एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं एकदम पूरा और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करूंगा अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए, तो वो होता है आपका हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। देखो जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि कार्य संतुष्टि का मतलब क्या होता है, देखो जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी। जैसे मान लो मैं कोई जॉब करता हूँ लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस जॉब से कभी भी निकाल दिया जा सकता है, तो मतलब वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, कार्य संतुष्टि नहीं है। लेकिन मान लो मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ और वो मुझे बोलता है कि भाई हम आपको 10 साल तक रखेंगे अपने काम पे, तो 10 साल तक रखेंगे का मतलब ये है कि मुझे उस काम के लिए 10 साल तक का जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि जॉब सिक्योरिटी मिल गया। अब ऑब्वियस सी बात है जॉब सिक्योरिटी का टाइम जितना ज्यादा होगा मेरा कार्य करने का मन भी उतना ही ज्यादा और अच्छा करेगा। और मान लो मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि भाई हम आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालेंगे, अब मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी जॉब से नहीं निकालेगा, तो मेरा वहां काम करने का मन करेगा ना, तो मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, कार्य संतुष्टि होने की वजह से ना मेरा जो काम करेगा मनोबल वृद्धि है वो क्या होगा, बढ़ेगा, मेरा कार्य करने का जो मोरल होगा वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो वही है आपका फिफ्थ पॉइंट, कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि, मींस हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो देखो ये आपके 5 मेन इंपॉर्टेंस थे किसके, स्टाफिंग के। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस वीडियो में हम स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग के प्रोसेस और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के फंक्शंस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब नियुक्तिकरण की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि जो आपका नियुक्ति करना उसके क्या महत्व होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है आपका योग्य कर्मचारियों के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि
योग्य कर्मचारी के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक। देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि आपको आपके काम के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए, आप वो एम्प्लॉय को चूज कर रहे हो, तो उन एम्प्लॉय को चूज करने के लिए आपको काफी लंबे प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेंथी प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आप क्या ढूंढ रहे हो, एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो। दैट इज आपका हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एन एम्प्लॉय, यानी कि योग्य कर्मचारी के खोजने में सहायक। और दूसरा क्या कहता है, प्राप्त करने में सहायक, यानी कि ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। देखो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने में सहायक, खोजने एवं योग्य कर्मचारी के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक। देखो कॉम्पिटेंट योग्य का मतलब क्या होता है, इसका मत कॉम्पिटेंट योग्य का मतलब ये होता है कि भाई जिस काम के लिए मैं एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ वो एम्प्लॉय उसी काम के काबिल होना चाहिए। मान लो मैं जो एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ, जो जिस काम के लिए मैं एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ वो काम वही पर्सन कर सकता है जो 12th पास हो, लेकिन मान लो मेरे पास कोई 10th पास वाला पर्सन आता है, तो क्या वो उस काम के लिए योग्य है, नहीं है। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो स्टाफिंग है आपका, दैट इज हेल्पफुल इन स्टाफिंग इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि जो आपका नियुक्तिकरण है वो योग्य कर्मचारी को खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक होता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका उच्च निष्पादन में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। देखो बेटर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने स्टाफिंग करने के लिए, स्टाफिंग के थ्रू अगर हम एक कॉम्पिटेंट पर्सन अपने काम के लिए रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम हमें अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से करके देगा। मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा वो उसका जो निष्पादन होगा, निष्पादन मतलब काम को कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो वही आपका उच्च निष्पादन में सहायक, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। और जो हम पर्सनल ढूंढ रहे हैं वो अपने परफॉर्मेंस से बेटर क्यों होगा, क्योंकि वो स्टाफिंग के थ्रू लाया जा रहा है, और स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद ही हम किसी एक पर्सन को अपने काम के लिए चुनते हैं। ठीक है, देखो फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका, थर्ड पॉइंट कहता है आपका उपक्रम के नियंत्रण नियंत्रण दीर्घ आयु में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये बिजनेस ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे, वो बिजनेस चलना चाहिए। लेकिन वो बिजनेस चलेगा कैसे, मतलब वो बिजनेस आपका सर्वाइवल कैसे करेगा, वो बिजनेस आपका दीर्घ आयु तक कैसे चलेगा, वो चलेगा एम्प्लॉयर की वजह से। ठीक है, और अगर लंबे समय तक चलेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए। मतलब एक एम्प्लॉय, एक बिजनेस के अंदर सर्वाइवल और उसका ग्रोथ, ठीक है, मतलब एक बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और विकास होगा, लेकिन वो जब ही होगा जब हमारे पास एम्प्लॉय सही होंगे। और एम्प्लॉय सही कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग से आएंगे, नियुक्तिकरण से आएंगे। अगर नियुक्तिकरण हमने नहीं किया तो स्टाफ खराब, अगर हमारे पास पर्सनल खराब, तो मतलब हमारा बिजनेस का ना तो सर्वाइवल होगा ना ग्रोथ होगा। तो इसके अंदर ये है। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका कहता है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। देखो अनुकूलतम उपयोग यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो चीज है ना, आप उसका ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से यूज कर रहे हो। आपके पास जो भी चीज है उसका आप ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से यूज कर रहे हो, उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि अनुकूलतम उपयोग। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मार्कर परचेस करके लेके गया मार्केट से, अब ये मार्कर तो मैं परचेस करके लेके आ गया, लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रहा, तो मतलब कभी कभार करता हूँ, कभी कभार नहीं करता, तो मतलब ढंग से यूज में इसका नहीं कर रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं अपने इस मार्कर का ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अनुकूलतम उपयोग नहीं कर रहा। सेम एज इज है कि अगर स्टाफिंग के थ्रू एक स्टाफिंग के अंदर जो एक बहुत लंबा प्रोसेस आता है, उस लंबे प्रोसेस को करने के बाद जो मैं एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं एकदम पूरा और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करूंगा अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए। तो वो होता है आपका हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, देखो जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि कार्य संतुष्टि का मतलब क्या होता है, देखो जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी। जैसा मान लो मैं कोई जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस जॉब से कभी भी निकाल दिया जा सकता है, तो मतलब वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, कार्य संतुष्टि नहीं है। लेकिन मान लो मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ और वो मुझे बोलता है कि भाई हम आपको 10 साल तक रखेंगे अपने काम पे, तो 10 साल तक रखने का मतलब ये है कि मुझे उस काम के लिए 10 साल तक का जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि जॉब सिक्योरिटी मिल गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जॉब सिक्योरिटी का टाइम जितना ज्यादा होगा, मेरा कार्य
करेगा मन भी उतना ही ज्यादा और अच्छा करेगा। और मान लो मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि भाई हम आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालेंगे। अब मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी जॉब से नहीं निकालेगा, तो मेरा वहां काम करने का मन करेगा ना। तो मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, कार्य संतुष्टि होने की वजह से ना मेरा जो काम करेगा मनोबल वृद्धि है वो क्या होगा, बढ़ेगा। मेरा कार्य करने का जो मोरल होगा वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो वही है आपका फिफ्थ पॉइंट, कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि, मींस हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो देखो ये आपके 5 मेन इंपॉर्टेंस थे किसके, स्टाफिंग के। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस वीडियो में हम स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग के प्रोसेस और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के फंक्शंस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब नियुक्तिकरण की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर स्टाफिंग। नियुक्तिकरण का हम अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नियुक्तिकरण की क्या प्रक्रिया है वो देखते हैं। ठीक है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग का प्रोसेस होता है, नियुक्तिकरण का कार्य होता है, तो वो एक डिफाइंड प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं और किस सीरीज में आते हैं उसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखो जो स्टाफिंग का पहला प्रोसेस है वो है आपका मानव शक्ति आवश्यकताओं का अवलोकन, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्रूटमेंट, यानी कि मानव शक्ति आवश्यकताओं का अवलोकन। देखो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, हम उन्हीं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह पता करना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पोस्ट खाली हैं, ताकि उन्हीं पोस्ट के लिए हम लोगों को बुला सकें बिजनेस में काम करने के लिए। ठीक है, तो जो स्टाफिंग का पहला प्रोसेस है वो यही है कि पहले आप पता करो कि आपको अपने बिजनेस के अंदर कितने लोग चाहिए काम करने के लिए। मींस ये कि आपके बिजनेस के अंदर कितने पोस्ट खाली हैं, ताकि उन्हीं पोस्टों के लिए आप लोगों को बुला सको काम करने के लिए। तो वही कहलाता है आपका पहला एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि मानव शक्ति आवश्यकताओं का अवलोकन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जांचा पड़ताल किया, तो मुझे पता चला मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 200 पोस्ट जो है वो खाली है। मींस ये कि मुझे 200 लोगों की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो मैंने पता कर लिया कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितनी मानव शक्ति आवश्यकताएं हैं, वो है 200। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती। जो सेकंड है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट पे, यानी कि भर्ती। देखो इसका मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि भाई जिन 200 लोगों को, पहले तो आपने 200 लोग पता कर लिए कि आपके बिजनेस के अंदर इन 200 लोगों के लिए जगह खाली है। अब जो आपका नेक्स्ट कार्य होता है वो ये होता है कि इन 200 पोस्ट को फिल करने के लिए, इन 200 पोस्ट को फिल करने के लिए आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाते हो। तो लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाना काम करने के लिए वो क्या कहलाता है, आपका रिक्वायरमेंट कहलाता है, वो आपका भर्ती कहलाता है। ठीक है, अब बुलाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे आप वेब पब्लिशिंग कर दो, एडवर्टीजमेंट कर दो, टीवी पे दिखा दो, या फिर आप घर घर पर्चे पहुंचाओ। ठीक है, या फिर अगर आप जब रास्ते में चलते हो तो आपने छोटे मोटे पर्चे देखे होंगे, होर्डिंग्स देखी होगी कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग खाली हैं, वेतन इतना होगा। तो वो सारा क्या है, वो लोगों को बुला रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बुलाना काम करने के लिए ही क्या कहलाता है, आपका रिक्वायरमेंट कहलाता है। बात समझ में आई। अब मान लो मैंने लोगों को बुलाया, तो जरूरत नहीं है कि भाई 200 लोगों को, मैंने 200 लोगों की जगह मेरे ऑर्गेनाइजेशन में खाली तो 200 लोग ही आएंगे। मान लो मैंने जब रिक्वायरमेंट की तो 200 की जगह 2000 लोग आ गए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। मुझे जरूरत कितनी है, 200 लोगों की, आ कितने गए, 2000 लोग आ गए। तो ऑब्वियसली बात है मैं 2000 को तो काम पे रखूंगा नहीं, बल्कि उनमें से सिर्फ 1800 को मैं निकाल दूंगा और सिर्फ 200 को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए रखूंगा। ठीक है, लेकिन वो 200 कौन से होंगे इन 2000 में से, उसके लिए क्या होता है, इनके कुछ टेस्ट्स वगैरह होते हैं, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है, बहुत सारे प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है। जो जैसे जैसे फिल होता जाता है उनके बाद से सारे निकलते जाते हैं, और जो लास्ट में बचते हैं इनमें से 200, उन्हीं 200 को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास टोटल जितने लोग आए, जितने कैंडिडेट आपके पास आए जॉब के लिए, और उनमें से जो सिलेक्ट हुए, तो उनमें से किसी कुछ को सिलेक्ट करना टेस्ट बेसिस पे, इंटरव्यू बेसिस पे, क्या कहलाता है, आपका सिलेक्शन कहलाता है, चयन कहलाता है। यह है आपका थर्ड प्रोसेस सिलेक्शन चेन। क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास टोटल जितने भी कैंडिडेट आए
ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, उनमें से सही कैंडिडेट को जॉब पे रखना, चुनना, टेस्ट, इंटरव्यू, उनके अंडरस्टैंडिंग स्किल के बिहाव पे, ये क्या कहलाता है आपका सिलेक्शन कहलाता है, चयन कहलाता है। ठीक है, देखो फिर फोर्थ प्रोसेस आपका क्या है, फोर्थ प्रोसेस आपका है कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास, यानी कि प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, देखो दो वर्ड है, पहला आपका प्लेसमेंट यानी कि कार्य पर लगाना, दूसरा आपका अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन। दोनों वर्ड को वन बाय वन समझते हैं। देखो पहला तो कार्य पर लगाने यानी कि प्लेसमेंट। देखो जैसे आप इन 2000 में से 200 लोगों को सिलेक्ट कर लोगे, चयन कर लोगे, तो उन 200 लोगों को आप काम पे लगा दोगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो जिन लोगों को आपने चुना है ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के प्रोसेस के थ्रू, उनको काम पे लगाने क्या कहलाता है आपका कार्य पर लगाना यानी कि प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे आप कार्य पर लगाते हो तो उनको पहले समझाना पड़ता है कि भाई आपका सुपीरियर ये है, आपका सबऑर्डिनेट ये है, आपको ये काम करना है, आपको इस जगह पे काम करना है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसे समझाया जाता है, उसे बताया जाता है। तो किसी नए एम्प्लॉय को उसके इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंटरव्यू करवाना, बताना, समझाना, ये क्या कहलाता है आपका ओरिएंटेशन कहलाता है, यानी कि अभिविन्यास कहलाता है। अभिविन्यास का मतलब क्या है, अभिविन्यास का मतलब बस ये है कि जो नया एम्प्लॉय काम पे आया उसे सब कुछ समझाना, काम के बारे में, अपने से जूनियर अपने से सीनियर के बारे में समझाने में, कहाँ काम करना है, ये सब समझाना ही क्या कहलाता है आपका ओरिएंटेशन कहलाता है, अभिविन्यास कहलाता है। तो यह है आपका फोर्थ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग नियुक्तिकरण का चौथी प्रक्रिया। ठीक है, देखो फिफ्थ प्रक्रिया क्या है, फिफ्थ आपका प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो जैसे आप न्यू एम्प्लॉयज को काम पे रखते हो तो न्यू एम्प्लॉयज को काम पे रखने के बाद क्या उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई जिन एम्प्लॉयज को आपने काम पे रखा है उन्हें काम करना नहीं आता, तो आप उन्हें उनके काम की ना प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो कि भाई आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो किसी एम्प्लॉय को उसके काम की प्रैक्टिकल नॉलेज देना ही क्या कहलाता है आपका ट्रेनिंग कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई नया एम्प्लॉय हो, उसे काम करना भी नहीं आता, वो नया नहीं है, तो उसे काम के लिए बताया जाता है कि भाई आपको ये काम ऐसे करना है, इस हिसाब से करना है। तो काम के बारे में बताना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना ही क्या कहलाता है आपका ट्रेनिंग कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो एम्प्लॉय काम के बारे में जान जाएगा, समझ जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, तो वो काम खुद ब खुद करने लग जाएगा, और जब वो काम खुद ब खुद करेगा तो उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी और शायद उसकी प्रमोशन भी हो और तरक्की हो। तो क्या हुआ, जैसे उसने काम की ट्रेनिंग ली, जैसे उसने काम को सीखा, तो उससे उसका क्या हुआ डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। दैट इज आपका डेवलपमेंट और विकास। और ट्रेनिंग से सिर्फ एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयर यानी कि मालिक का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखो ये था आपका फिफ्थ प्रोसेस। फिर सिक्स्थ प्रोसेस है आपका प्रगति मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अपार्शियल। ठीक है, देखो सिक्स्थ प्रोसेस आपका क्या है, प्रगति मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अपार्शियल। इसका मतलब ये है कि भाई जब आपने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दिया, उसका प्लेसमेंट कर दिया, ऑरिएंटेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो जब वो काम कर रहा है तो उसके काम को देखना, जांचना कि भाई काम सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसके काम को देखना ही क्या कहलाता है आपका परफॉर्मेंस अपार्शियल कहलाता है, यानी कि प्रगति मूल्यांकन कहलाता है। दोबारा समझते हैं, प्रगति मूल्यांकन परफॉर्मेंस अपार्शियल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आपने नए एम्प्लॉय काम पे लगाए हैं ना, उनके काम को देखना, जांचना, पड़ताल करना है कि वो काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम सही से कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वो काम सही से नहीं करे तो उनको समझाना और फिर काम को उनसे सही से करवाना ही क्या कहलाता है आपका परफॉर्मेंस अपार्शियल कहलाता है, प्रगति मूल्यांकन कहलाता है, जो कि आपका सिक्स प्रोसेस है। ठीक है, देखो फिर सेवंथ प्रोसेस क्या है आपका, सेवंथ प्रोसेस है आपका पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन यानी कि प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। ठीक है, देखो जैसे ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं आपके स्टाफिंग के, उसके बाद ना एक एम्प्लॉय को उसके फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि भाई आपका इन फ्यूचर ऐसे प्रमोशन होगा, आपकी वैल्यू ये होगी, अगर आप काम ढंग से करोगे तो आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। मतलब ये सारी चीजें उसका फ्यूचर उसके सामने पहले डिस्क्राइब कर देना, वो आपका किस में आता है पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन में, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में। ठीक है, ये था आपका सेवंथ प्रोसेस। और लास्ट प्रोसेस आपका क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन। देखो क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो फ्री में काम तो करेगा नहीं, वो क्या लेगा, कुछ इंसेंटिव लेगा। तो जो वो पैसे लेता है काम के बदले, जो पेमेंट ले रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। बात समझ में आई, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन काम करता है और काम करने के बदले जो पेमेंट लेता है, उसी पेमेंट को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। अब उसके कंपनसेशन दो तरह के हो सकते हैं, दो तरीके से कौन कौन से,
एक आपका डायरेक्ट हो सकता है, एक आपका इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, देखो इन डायरेक्ट के अंदर वो सारी पेमेंट होती है जो आपकी नॉन कैश आइटम्स होती हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को करता है, और डायरेक्ट के अंदर वो सारी पेमेंट आती है जो कि कैश में होती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को करता है। ठीक है, देखो कैश में क्या होता है, सैलरी होती है, बोनस होती है, वेजेस होता है, पर प्रोडक्ट के हिसाब से पेमेंट होती है, ये सारी। लेकिन नॉन कैश में क्या होता है कि मान लो भाई कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है, वो काफ़ी दूर से आते हैं, तो दूर से आने जाने के लिए उनको साइकिल दे दिया गया, तो साइकिल क्या है, एक नॉन कैश है। ठीक है, मान लो उनको खाने के लिए जो खाना है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिल रहा है, तो एक फैसिलिटी है, तो ये नॉन कैश में आता है। मतलब जितने भी परक्विजिट्स होते हैं, जितने भी फैसिलिटी होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, वो किस में आता है, इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आता है, दैट इज नॉन कैश। ठीक है, तो आई होप ये पूरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फंक्शन ऑफ एचआरएम, यानी कि जो आपका एचआरएम होता है उसके क्या कार्य होते हैं। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। So let's see our today's last topic, that is HRM and its function। कि जो आपका मानव संसाधन प्रबंध होता है वो कौन होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। देखो पहले हम ये समझते हैं कि एचआरएम होता क्या है, एचआरएम कैसे कहते किसे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसी में से एक फंक्शन होता है किसका, स्टाफिंग का। और स्टाफिंग का जो एक अलग पर्सन कहता है उसका एक मैनेजर होता है, उसी मैनेजर को हम क्या कहते हैं, एचआरएम कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करने के लिए हम एक अलग से पर्सन एम्प्लॉय करते हैं, और वो उसका क्या होता है, मैनेजर होता है। इसका एक आपका अलग डिपार्टमेंट होता है जिसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, और वो उसका क्या होता है, हेड होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। उसी मैनेजर को, ऐसा मैनेजर स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस करता है और उसका देखभाल करता है, उस मैनेजर को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास। कहने का मतलब ये है कि जो अपने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखता है ना, उसी को हम मानव संसाधन प्रबंध कहते हैं, उसी को हम एचआरएम कहते हैं। ठीक है, देखो अब एचआरएम के पे क्या क्या फंक्शन होते हैं जरा हम ये समझते हैं। देखो एचआरएम का जो पहला फंक्शन है वो है आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती। ठीक है, रिक्रूटमेंट भर्ती, मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पोस्ट्स खाली है उन पोस्ट के लिए बाहर से कैंडिडेट्स को बुलाना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो बाहर से लोगों को बुलाने का काम, यानी रिक्रूटमेंट का काम किसका होता है, भर्ती का काम किसका होता है, एचआरएम का होता है। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। ठीक है, देखो कई कारण एचआरएम से कुछ ऐसे एडवाइसेस भी लिए जाते हैं जो उसके हित के अंदर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एचआरएम कुछ ऐसे स्कोप में भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्कोप में भी एडवाइस देता है जो उसके अंडर नहीं आते, बस उसके लिए, बट उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है जो एचआरएम के पास होती है, और वो उस काम के लिए क्या करता है, कई बार एडवाइस देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मशीनरी के लिए हम उस एचआरएम से, जैसे मान लो कोई एचआरएम है उसे मशीनरी की अच्छी खासी नॉलेज है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई हमें कौन सी मशीनरी ले, कैसी मशीनरी ले, कहाँ से ले। हालांकि उसका काम सिर्फ स्टाफिंग का है जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम उससे मशीन के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो किसी जो एचआरएम का जो कार्य है उससे बाहर किसी और कार्य के लिए एडवाइस देना ही क्या कहलाता है, आपका प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस, यानी कि विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका कहता है क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन, विकास का प्रोत्साहन, यानी कि डेवलपिंग ऑफ कंपनसेशन एंड इंसेंटिव ऑफ प्लान। देखो क्या कहता है आपका, कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। ठीक है, देखो पूरे आने वाले फ्यूचर तक एक एम्प्लॉय की क्या कंपनसेशन होगी, उसकी क्या सैलरी होगी, क्या उसे बोनस मिलेगा, वो तय करने का भी काम, वो प्लानिंग करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम का। पहला क्या आता है आपका डेवलपिंग कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम मैनेजर का। भाई वो डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम तक हमें एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितना वेजेस देना है, कब तक देना है, कब उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये सारा प्लान करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम का। तो वो आता है आपका डेवलपिंग कंपनसेशन में। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका
उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंसेंटिव। देखो इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि भाई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे हम कई प्राइजेस देते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, उसका बोनस ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब जो अच्छा काम कर रहा है और अच्छे काम के बदले जो उसे प्राइस दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का प्लान करने का भी काम किसका होता है भाई, इंसेंटिव किसे देंगे और इंसेंटिव के प्लान का होगा और इंसेंटिव में क्या मिलेगा, ये काम भी किसका होता है, एचआरएम का होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फंक्शन है किसका, एचआरएम का, मानव संसाधन विकास का। देखो फोर्थ फंक्शन क्या है आपका एचआरएम का, फोर्थ फंक्शन है आपका हैंडलिंग ग्रीवेंसी एंड कंप्लेंट्स, ठीक है। देखो शिकायतों को निवारण करना। देखो ग्रीवेंसी एंड कंप्लेंट्स का मतलब फिलहाल एक ही समझो आप। देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को काम करने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, तो उसके उस तकलीफ, दिक्कत, परेशानी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर उसकी लड़ाई झगड़े से या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिलेटेड हो, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत परेशानी है काम करने में, तो उसके उस कंप्लेंट को सुनना, उसी ग्रीवेंसी को सुनना, उसके उस शिकायत को सुनना और उसका निवारण करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम का होता है। तो वही आपका फोर्थ फंक्शन है। फिर फिफ्थ फंक्शन आपका क्या आता है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजना, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, देखो इसमें हम एक चीज समझते हैं, पहले हम समझते हैं सोशल सिक्योरिटी। देखो सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, वहां पे अगर आपकी अच्छी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो आपकी ना आपकी सोसाइटी में भी काफी अच्छी चीजें रहती है। लेकिन बड़ी पोस्ट, बड़ा प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन करने का काम, ऐसी पॉलिसीज बनाने का काम, रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम किसका होता है, एचआरएम का होता है। एचआरएम चाहेगा तो अच्छी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनेंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अच्छे रूल्स रेगुलेशन बने जिससे आपका प्रमोशन हुआ तो उससे आपकी क्या होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, यानी कि आपका सामाजिक सुरक्षा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है आपका वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कल्याण हेतु योजना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एचआरएम कोई ऐसा पॉलिसी बनाता है जिससे आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो सोशल सिक्योरिटी तो होगी, और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ ना आपका क्या होगा, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय भी होगा, यानी कि क्या होगा, कर्मचारियों को कल्याण भी होगा कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, ये सब। तो ऐसे करने से कर्मचारियों का कल्याण भी होता है। देखो उसके नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है स्टाफिंग का, नियुक्ति करना, जो आपका सॉरी एचआरएम का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। कहने का मतलब क्या है, कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। देखो कुछ आपके ना लॉज होते हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंग ना, उन लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज को, बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो कंपनी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती तो हो सकता है उसके ऊपर कोई कानूनी पेचा पड़ जाए। अब ये तय करना कि भाई कंपनी उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही, वो कौन देखता है, वो आपका एचआरएम देखता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ नाम लूं तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन लॉ होता है आपका, ठीक है। एक आपका ईएसआई एक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका बोनस एक्ट है, वेजेस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, ठीक है। ये सारे आपके काफी सारे एक्ट है। इन एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी को काम करना पड़ता है। अगर इन एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी काम नहीं करेगी तो ऑब्वियस बात है उन कंपनी के ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। अब एचआरएम का फंक्शन ये होता है कि एचआरएम ये देखता है कि भाई जो उसकी कंपनी है वो कंपनी इन लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर उसकी कंपनी उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है तो ठीक है, अगर काम नहीं करती है तो एचआरएम को ये गाइड करना पड़ता है कि हमें काम करना है, ताकि उसे कोई भी लॉ से, किसी भी सूट से, यानी कि किसी भी कंपनी इन लॉ सूट से, यानी कि कानूनी पेचों से कंपनी को बचाया जा सके, ठीक है। सिक्स पॉइंट था। फिर सेवन पॉइंट कहता है आपका कर्मचारी अभिलेखा रखना है, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है। ये तो आपका इजी है, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स यानी कि कर्मचारियों की अभिलेखा रखना है। इसका मतलब ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर जो काम कर चुके हैं या फिर जिन्होंने, जिन कैंडिडेट्स ने काम करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, उन सबके पर्सनल रिकॉर्ड अपने पास रखना कि भाई किसने काम किया, कितना काम किया, किसकी कितनी सैलरी है, किसने, कौन कहाँ रहता है, किसका फोन नंबर क्या है। मतलब अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन सबका पर्सनल रिकॉर्ड रखने का भी काम किसका होता है, एचआरएम का होता है, ठीक है। तो ये था आपका सेवंथ फंक्शन ऑफ एचआरएम। और लास्ट फंक्शन है आपका संगठन ढांचे में सुधार करना, यानी कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो कई बार जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आपका संगठन ढांचा होता है, उसके सुधार करने में भी किसकी सहायता पड़ती है, एचआरएम की पड़ती है, ठीक है। देखो
संगठन ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर संगठन ढांचे का मतलब आपका ये होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कितने उसके मैनेजर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये सब किस में आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता है। और इन सबको सुधारने में भी हम किसकी मदद लेते हैं, एचआरएम की मदद लेते हैं। तो वही कहलाता है आपका एचआरएम हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका मानव संसाधन प्रबंधक है वो संगठन ढांचे में सुधार करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स को, आगे के टॉपिक्स को खत्म करेंगे। और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, आपको उसको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So let's see our today's last topic, that is HRM and its function। कि जो आपका मानव संसाधन प्रबंध होता है वो कौन होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। देखो, पहले हम ये समझते हैं कि एचआरएम होता क्या है, एचआरएम कैसे कहते किसे हैं। अगर ये आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसी में से एक फंक्शन होता है किसका, स्टाफिंग का। और स्टाफिंग का जो एक अलग पर्सन कहता है उसका एक मैनेजर होता है, उसी मैनेजर को हम क्या कहते हैं, एचआरएम कहते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करने के लिए हम एक अलग से पर्सन एम्प्लॉय करते हैं और वो उसका क्या होता है, मैनेजर होता है। इसका एक आपका अलग डिपार्टमेंट होता है जिसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं और वो उसका क्या होता है, हेड होता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। उसी मैनेजर को, ऐसा मैनेजर स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस करता है और उसका देखभाल करता है, उस मैनेजर को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास। कहने का मतलब ये है कि जो अपने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखता है ना, उसी को हम मानव संसाधन प्रबंध कहते हैं, उसी को हम एचआरएम कहते हैं। ठीक है। देखो, अब एचआरएम के पे क्या क्या फंक्शन होते हैं जरा हम ये समझते हैं। देखो, एचआरएम का जो पहला फंक्शन है वो है आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती। ठीक है, रिक्रूटमेंट, भर्ती। मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पोस्ट्स खाली हो उन पोस्ट के लिए बाहर से कैंडिडेट्स को बुलाना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो बाहर से लोगों को बुलाने का काम, यानी रिक्रूटमेंट का काम किसका होता है, भर्ती का काम किसका होता है, एचआरएम का होता है। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। ठीक है। देखो, कई कारण एचआरएम से कुछ ऐसे एडवाइजेस भी लिए जाते हैं जो उसके हित के अंदर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एचआरएम कुछ ऐसे स्कोप में भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्कोप में भी एडवाइस देता है जो उसके अंडर नहीं आते, उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है जो एचआरएम के पास होती है, और वो उस काम के लिए क्या करता है, कई बार एडवाइस देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मशीनरी के लिए हम उस एचआरएम से, जैसे मान लो कोई एचआरएम है उसे मशीनरी की अच्छी खासी नॉलेज है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई हमें कौन सी मशीनरी ले, कैसी मशीनरी ले, कहाँ से ले। हालांकि उसका काम सिर्फ स्टाफिंग का है जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम उससे मशीन के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो किसी जो एचआरएम का जो कार्य उससे बाहर किसी और कार्य के लिए एडवाइस देना ही क्या कहलाता है, आपका प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस, यानी कि विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका कहता है क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन, विकास का प्रोत्साहन, यानी कि डेवलपिंग ऑफ कंपनसेशन एंड इंसेंटिव ऑफ प्लान। देखो, क्या कहता है आपका, कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। ठीक है। देखो, पूरे आने वाले फ्यूचर तक एक एम्प्लॉय की क्या कंपनसेशन होगी, उसकी क्या सैलरी होगी, क्या उसे बोनस मिलेगा, वो तय करने का भी काम, वो प्लानिंग करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम का। पहला क्या आता है आपका डेवलपिंग कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम मैनेजर का। भाई वो डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम तक हमें एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितना वेजेस देना है, कब तक देना है, कब उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये सारा प्लान करने का भी काम किसका होता है, एचआरएम का। तो वो आता है आपका डेवलपिंग कंपनसेशन में। ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका इंसेंटिव। देखो, इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि भाई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे हम कई प्राइजेस देते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, उसका बोनस ज्यादा दे देते हैं। ठीक है। तो मतलब जो अच्छा काम कर रहा है और अच्छे काम के बदले जो उसे प्राइस दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का प्लान करने का भी काम किसका होता है, भाई इंसेंटिव किसे देंगे और इंसेंटिव के प्लान का होगा और इंसेंटिव में क्या मिलेगा, ये काम भी किसका होता है, एचआरएम का होता है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड फंक्शन है किसका, एचआरएम का, मानव संसाधन विकास का। देखो, फोर्थ फंक्शन क्या है आपका एचआरएम का, फोर्थ फंक्शन है आपका हैंडलिंग ग्रीवेंसी एंड
कंप्लेंट्स। ठीक है, देखो शिकायतों का निवारण करना। देखो ग्रीवेंसी एंड कंप्लेंट्स का मतलब फिलहाल एक ही समझो आप। देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को काम करने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, तो उसके उस तकलीफ, दिक्कत, परेशानी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर उसकी लड़ाई झगड़े से या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिलेटेड हो, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत परेशानी है काम करने में, तो उसके उस कंप्लेंट को सुनना, उसी ग्रीवेंसी को सुनना, उसके उस शिकायत को सुनना और उसका निवारण करने का भी काम किसका होता है? एचआरएम का होता है। तो वही आपका फोर्थ फंक्शन है। फिर फिफ्थ फंक्शन आपका क्या आता है? प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजना। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, देखो इसमें हम एक चीज समझते हैं, पहले हम समझते हैं सोशल सिक्योरिटी। देखो सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, वहां पे अगर आपकी अच्छी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो आपकी ना आपकी सोसाइटी में भी काफी अच्छी चीजें रहती है। लेकिन बड़ी पोस्ट, बड़ा प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन करने का काम, ऐसी पॉलिसीज बनाने का काम, रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम किसका होता है? एचआरएम का होता है। एचआरएम चाहेगा तो अच्छी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनेंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अच्छे रूल्स रेगुलेशन बने जिससे आपका प्रमोशन हुआ, तो उससे आपकी क्या होगी? सोशल सिक्योरिटी होगी, यानी कि आपका सामाजिक सुरक्षा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है आपका वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? कल्याण हेतु योजना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एचआरएम कोई ऐसा पॉलिसी बनाता है जिससे आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो सोशल सिक्योरिटी तो होगी, और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ ना आपका क्या होगा? वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय भी होगा, यानी कि क्या होगा? कर्मचारियों का कल्याण भी होगा कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, ये सब। तो ऐसे करने से कर्मचारियों का कल्याण भी होता है। देखो उसके नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है स्टाफिंग का, नियुक्ति करना, जो आपका सॉरी एचआरएम का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। कहने का मतलब क्या है? कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। देखो कुछ आपके ना लॉज होते हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंग ना, उन लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज को, बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो कंपनी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई कानूनी पेचा पड़ जाए। अब ये तय करना कि भाई कंपनी उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही, वो कौन देखता है? वो आपका एचआरएम देखता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ नाम लूं तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन लॉ होता है आपका। ठीक है, एक आपका ईएसआई एक्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका बोनस एक्ट है, वेजेस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है। ठीक है, ये सारे आपके काफी सारे एक्ट है। इन एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी को काम करना पड़ता है। अगर इन एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियस बात है उन कंपनी के ऊपर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। अब एचआरएम का फंक्शन ये होता है कि एचआरएम ये देखता है कि भाई जो उसकी कंपनी है, वो कंपनी इन लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर उसकी कंपनी उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है तो ठीक है, अगर काम नहीं करती है तो एचआरएम को ये गाइड करना पड़ता है कि हमें काम करना है, ताकि उसे कोई भी लॉ से, किसी भी सूट से, यानी कि किसी भी कंपनी इन लॉ सूट से, यानी कि कानूनी पेचों से कंपनी को बचाया जा सके। ठीक है, 6 पॉइंट था। फिर 7 पॉइंट कहता है आपका कर्मचारी अभिलेखा रखना है, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड। ठीक है, ये तो आपका इजी है, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, यानी कि कर्मचारियों की अभिलेखा रखना है। इसका मतलब ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर जो काम कर चुके हैं या फिर जिन्होंने, जिन कैंडिडेट्स ने काम करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, उन सबके पर्सनल रिकॉर्ड अपने पास रखना कि भाई किसने काम किया, कितना काम किया, किसकी कितनी सैलरी है, किसने, कौन कहाँ रहता है, किसका फोन नंबर क्या है। मतलब अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन सबका पर्सनल रिकॉर्ड रखने का भी काम किसका होता है? एचआरएम का होता है। ठीक है, तो ये था आपका 7th फंक्शन ऑफ एचआरएम। और लास्ट फंक्शन आपका संगठन ढांचे में सुधार करना, यानी कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो कई बार जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आपका संगठन ढांचा होता है, उसके सुधार करने में भी किसकी सहायता पड़ती है? एचआरएम की पड़ती है। ठीक है, देखो संगठन ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन ढांचे का मतलब आपका ये होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कितने उसके मैनेजर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये सब किस में आता है? आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता है। और इन सबको सुधारने में भी हम किसकी मदद लेते हैं? एचआरएम की मदद लेते हैं। तो वही कहलाता है आपका एचआरएम हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका मानव संसाधन प्रबंधक है, वह संगठन ढांचे में सुधार करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि
कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स को, आगे के टॉपिक्स को खत्म करेंगे। और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, आपको उसको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।